हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। होप आप लोग अच्छे होंगे और आज के क्लास के लिए रेडी होंगे। आज हम कोलोनियलिज्म एंड दी कंट्री साइड का सेकंड पार्ट शुरू करेंगे। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में ऊपर आई बटन में है, वहाँ पर जाके देख लीजिए, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस आज हम इस टॉपिक में पूरा चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है। जितना भी एंड का पार्ट है हम सिलेबस से नहीं देखेंगे। सिलेबस में 30% रिडक्शन है, मतलब कि जो द हो एंड द प्लग वाला जो पार्ट है उसको काट कर बॉम्बे डेक्कन वाला पूरा आना है, तो आप उस वाले पार्ट को नहीं पढ़िएगा। लेकिन मैं इस वीडियो में आपको पूरा पढ़ाऊँगा, लेकिन जब रिवीजन होगा तो उसमें आपको नहीं पढ़ाऊँगा, ठीक है ना। इसलिए आप चैप्टर को समझ लीजिए, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। हिस्ट्री आसान सब्जेक्ट है, ठीक है, आसानी से समझ में आ जाता है और बहुत सारे लोगों की पसंद भी है हिस्ट्री, इसलिए ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं वीडियो लेक्चर। द हो एंड द प्लग। बेसिकली ये जो टॉपिक है ये टू कम्युनिटीज़ और या फिर हम कह सकें टू कास्ट, कुछ तो टू सोसाइटी भी कह सकते हैं, तो उनके ऊपर बेस्ड है। जैसे आज के टाइम में हमारी जो टू सोसाइटीज़ होती हैं, जैसे अलग अलग सोसाइटीज़ हैं हमारे यहाँ, हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, ठीक है ना। तो वैसे ही उस टाइम पे जब कॉलोनियल पीरियड था तो इंडिया में एक सोसाइटी थी जिसका नाम था पहाड़ियास, ठीक है। ये बेसिकली एक नॉन सिविलाइज्ड थी, मतलब कि ऐसी जंगल में जो लोग रहते हैं वैसे थे। जंगल में गैदरिंग कर कर, हंटिंग कर कर खाना खाते थे। प्लस ये लोग एग्रीकल्चर करते थे जिसमें ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन यूज़ करते थे। आपने शिफ्टिंग कल्टीवेशन के बारे में ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, ठीक है। तो वो करते थे ये लोग। प्लस जो भी क्या बोलते हैं, खाना वगैरह जो इकट्ठा करते थे, तो जो लोगों की बस्तियां होती थी वहाँ से लूट लूट कर लाते थे, ठीक है। आप पढ़ेंगे चैप्टर में आके। तो ये मतलब नॉन सिविलाइज्ड थे, इनकी कोई भाषा अपनी नहीं थी। प्लस जब भी कोई ब्रिटिश ऑफिशियल आता था तो उसको शक की निगाहों से देखते थे, और जितने भी लोग ब्रिटिश ऑफिशियल्स के थे वो आते थे इनके पास, तो बहुत अनदेखा व्यवहार या फिर स्ट्रेंजली बिहेव करते थे, ठीक है। तो हम बढ़ते हैं आगे चैप्टर की तरफ। सबसे पहले हम बुकानन के बारे में पढ़ेंगे। बुकानन कौन थे? तो फ्रांसिस बुकानन, हैमिल्टन के नाम से भी हम जानते हैं इसे, इसमें मैंने नहीं लिखा है लेकिन आप नोट कर लीजिएगा, हैमिल्टन, ठीक है। फ्रांसिस बुकानन जो थे वो एक फिजिशियन थे जो इंडिया में 1794 से लेके 1815 तक बंगाल में आए हुए थे, मतलब इंडिया में आए थे। और इन्होंने बंगाल मेडिकल सर्विस में काम करा था। और ये जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे, लॉर्ड वेलेस्ले, उनके सर्जन थे, ठीक है। लेकिन बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी की डिमांड पर, उनकी रिक्वेस्ट पर इन्होंने क्या करा, इंडिया का सर्वे करा। तो जो सर्वे इन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में रहते हुए जो करा वो उन्होंने अपने रिकॉर्ड्स में लिख लिया, और उन्हीं रिकॉर्ड के बेस्ड पर हम आज पहाड़ी और संथाल्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इन द हिल्स ऑफ राजमहल, ठीक है। जैसे कि आप नाम सुन रहे होंगे, राजमहल हिल्स। तो राजमहल के जो हिल्स थे वहाँ पर पहाड़ी लोग रहते थे, ठीक है। बुकानन वहाँ पर ट्रैवल करने गया, तो वहाँ पर उसने देखा कि जो लोग हैं वहाँ पर रह रहे हैं तो वो उसको मतलब ऐसे फील कर रहे हैं कि जैसे वो लोग डेंजर में हो, मतलब उससे भाग रहे हो, ब्रिटिशर्स से भाग रहे हो। वहाँ के लोगों को उसने जब देखा, ठीक है। तो पीपल वर हॉस्टाइल, एप्रहेंसिव ऑफ ऑफिशियल एंड अनविलिंग टू टॉक देम, ठीक है। मतलब उनसे बात भी नहीं करना चाहते, उनसे कुछ बात करें वो नहीं। तो बेसिकली उन्होंने वहाँ पर क्या करा, लेट 18th सेंचुरी में जब हम रेवेन्यू रिकॉर्ड्स को हम देखते हैं तो हमें पता चलता है कि जो हिल फोक्स जो रहते थे उनको पहाड़ियास कहा जाता है, मतलब उसमें भी लिखा हुआ है ऐसा, ठीक है। दे लिव्ड अराउंड दी राजमहल हिल्स, सब्सिस्टिंग द फॉरेस्ट प्रोड्यूस एंड प्रैक्टिसिंग शिफ्टिंग कल्टीवेशन। और ये फॉरेस्ट की यूज़ करते थे हर चीज़ के लिए, प्लस ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते थे। आपने शिफ्टिंग कल्टीवेशन नहीं देखी हो तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन कुछ ऐसी होती है, ठीक है। इसमें आग को जलाया जाता है और लैंड को 5 साल के लिए खाली छोड़ दिया जाता है, और जो ऐश होता है, ऐश जो मतलब राख बचती है उसमें से, तो उसका जो पोटैश होता है वो सॉइल में मिल जाता है, तो उससे सॉइल फर्टाइल होती है। 5 साल बाद फिर आते हैं वो उस पर फिर से खेती करते हैं। और अगर आपने हो नहीं देखा हो तो हो जे, इसको हम फावड़ा भी कहते हैं हिंदी शब्द में। तो ये फावड़ा यूज़ होता है एग्रीकल्चर के लिए, ठीक है। तो ये एग्रीकल्चर में यूज़ करते थे पहाड़िया लोग।
पहाड़ी लोग क्या करते थे, पल्सेस एंड मिलेट्स उगाते थे, कंजप्शन करते थे, वही उगाते थे और उसी को काट कर खाते थे, ठीक है। और ग्राउंड को हो से खोते थे, मतलब कि जब वो कल्टीवेशन करते थे तो हो का प्रयोग करते थे। एंड 5 साल के मतलब कुछ साल के लिए वो लैंड को फैलो छोड़ देते थे जब वो शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते थे, और फिर दूसरी जगह पर मतलब न्यू एरिया पर चले जाते थे। अगर हम फॉरेस्ट की बात करें तो फॉरेस्ट में महुआ एक फ्लावर होता था, उसको फूड के लिए, सिल्क, कोकन एंड रेजन्स फॉर सेल, मतलब बेचने के लिए, खाने के लिए। और जो वुड का जो चारकोल होता था उसको उसका प्रोडक्शन करते थे ये लोग। और गैदरिंग और हंटिंग इनका जो एक्टिविटीज़ थी उसमें। और एंटायर रीजन मतलब जो जितने भी एरिया में जो रहते थे उस रीजन को ये अपना एरिया समझते थे, ठीक है। और इनका एक चीफ होता था, जैसे किसी गांव का एक मुखिया होता है तो वैसे ही इनका एक कम्युनिटी का एक चीफ होता था। जब भी कोई लड़ाई झगड़ा वगैरह हो जाता था तो वो उस चीफ के पास ही लोग जाते थे। अब अगर हम पहाड़ी की पावर के बारे में बात करें तो ये किसी से मतलब किसी भी कोई भी लीडर हो या कोई भी आउटसाइडर हो तो उससे पॉलिटिकल रिलेशन नहीं बनाना चाहते थे, ठीक है। मतलब इससे उनकी पावर लूज़ भी हो सकती है, तो इसलिए वो किसी अदर पॉलिटिकल रिलेशन नहीं बनाना चाहते थे आउटसाइडर से, उनकी खुद की एक कम्युनिटी थी। अब ज़मींदार्स थे तो ज़मींदार भी उनको कुछ ट्रिब्यूट पे कर कर रहते थे पीसफुली, नहीं तो ये लोग ज़मींदार्स को भी परेशान करते थे, ठीक है, एक हिल चीफ के द्वारा। और जो ट्रेडर्स थे वो जब वहाँ पर बेचने आते थे कुछ हिल पर, तो जो उसका चीफ होता था तो उसको वहाँ पर कुछ ट्रिब्यूट देना पड़ता था। उसके बाद वो पूरा हिल फोक के अंडर में आ जाता था, मतलब आप कुछ भी बेचें वहाँ पर, कुछ भी करें, लेकिन पहले आप ट्रिब्यूट जमा कर दें। तो ये पावर थी वहाँ पर, ठीक है। उसके बाद डिक्लाइन कैसे हुई पावर, पहाड़ियास की जो डिक्लाइन हुई पावर वो कैसे हुई। तो डिक्लाइन की अगर हम बात करें, इन लास्ट डिकेड्स ऑफ 18th सेंचुरी द ब्रिटिश एनकरेज्ड फॉरेस्ट क्लियरेंस। 18वीं शताब्दी के जो लास्ट डिकेड चल रहा था तो उसमें क्या हुआ कि फॉरेस्ट क्लियरेंस के लिए ब्रिटिशर्स ने बोला, क्योंकि क्या है, जो वहाँ पर टिम्बर ट्री पाए जाते हैं तो उनका यूज़ किस में होने लगा था, रेलवे लाइंस को बिछाने के लिए। और ये जो सेटल्ड एग्रीकल्चर होता है, मतलब कि शिफ्टिंग एग्रीकल्चर से अलग होता है ये, तो उसको यूज़ करने का मतलब एक एक्सपेंडेड यूज़ होने लगा था। उस वजह से ज़मींदार और जोतीदार को मतलब रेवेन्यू पे करना पड़ता था ना, वो आपने पढ़ा था पिछले टॉपिक में। तो इस वजह से जो उनका लैंड था उसको उसमें क्या बोलते, फॉरेस्ट एरिया को कट करने लगे थे। इस वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हुई। और जो ब्रिटिशर्स थे वो लोगों को क्या समझते थे कि मतलब ये अनसिविलाइज लोग हैं, सेवेज लोग हैं, प्रिमिटिव लोग हैं, तो यहाँ पर एक कुछ मतलब एक मॉडर्नाइजेशन होनी चाहिए, यहाँ के लोगों को सिविलाइज्ड बनाए। तो इस वजह से वहाँ के जो एरिया था उसको क्लियर करा और प्लग एग्रीकल्चर को एनकरेज करा, मतलब कि हो जो था वो पुराना था और जो प्लग था वो न्यू टेक्नोलॉजी से रिलेटेड था, तो वो उसको यूज़ करने लगे। उसके बाद प्रॉब्लम क्या आई हिल फोक्स को हटाने में, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन हिल फोक्स एंड सेटल्ड कल्टीवेटर्स। तो जो सेटल्ड कल्टीवेटर्स थे मतलब कि जो संथाल्स थे, संथाल्स को सेटल्ड कल्टीवेटर्स कहा जाता था, तो उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ। इस वजह से वो क्या करने लगे, जब उनके जंगल काटे जाने लगे, उनके खेत मिटाने जाने लगे, तो उन लोगों ने क्या करा कि विलेज में डाका डालने लगे वो लोग, और उनके जो कैटल्स थे मतलब मवेशी थे और जो गेहूँ था उसको चुराने लगे वो लोग, वहाँ से रेड डालने लगे वहाँ पर। तो हाउ ब्रिटिशर्स हैंडल द सिचुएशन, अब सिचुएशन कैसे हैंडल हुई, ठीक है। तो अब ऐसी सिचुएशन आने लगी तो ब्रिटिशर्स ने कैसे हैंडल करा। तो 70s में ब्रिटिशर्स ने क्या करा, ब्रूटल पॉलिसी लाए ऑफ एक्सटर्मिनेशन। तो उसमें क्या था कि जो पहाड़ीज थे उनको हंटिंग मतलब उनको मारने का ब्रिटिशर्स ने प्रावधान दे दिया कि इन लोगों को ख़त्म कर दो बिल्कुल से। इन 1780s क्या हुआ, अगस्टस क्लीवलैंड थे, उन्होंने, वो भागलपुर के कलेक्टर थे, उन्होंने क्या करा, पॉलिसी ऑफ पैसिफिकेशन अपनाई। पॉलिसी ऑफ पैसिफिकेशन में ये था कि जो पहाड़ियास का जो चीफ था उसको ये लोग क्या करते थे, एनुअल अलाउंस पेड करते थे फॉर प्रॉपर कंडक्ट ऑफ देयर मैन, मतलब उनके जो जितने भी लोग थे उनको प्रॉपर कंडक्ट करने के लिए कि मतलब वो लोग अफरा तफरी ना मचाएं, इसलिए। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि जब संथाल्स आ गए तो पहाड़ी क्या जो डीप इनटू द माउंटेन्स, मतलब वो माउंटेन छोड़कर नीचे जाने लगे, क्योंकि वहाँ पे सेटल एग्रीकल्चर हो रहा था और साथ ही साथ इन लोगों को जो चीफ था उसको एनुअल अलाउंस मिल रहा था, ठीक है, और उन लोगों को फोर्स करा गया वहाँ से। इसके बाद क्या हुआ, जब संथाल्स आए तो संथाल्स
वर पोरिंग इनटू द एरिया, क्लियरिंग फॉरेस्ट, कटिंग डाउन टिम्बर कट कर रहे थे, ठीक है, वो रेलवे लाइंस के लिए आपको बताया, प्लगिंग लैंड्स एंड ग्रोइंग राइस एंड कॉटन, और राइस और कॉटन, ठीक है, राइस एक फूड क्रॉप हो गया, प्लस कॉटन जो उगा रहे थे वो एक कैश क्रॉप में आ गया, तो वो वहाँ पर यूज़ कर रहे थे ब्रिटिशर्स उनको इसके लिए, ठीक है। अब ये किस जगह पर थे? एंड ऑफ 1830 बुकानन क्रॉस्ड गंजूरिया पहाड़ विच वॉज पार्ट ऑफ राजमहल हिल्स, राजमहल का हिल का एक रेंजेस का एक पहाड़ है, इसको बोलते हैं गंजूरिया पहाड़, वहाँ पर ये सेटल थे। सॉइल वर रॉकी बट अनकॉमनली फाइन विथ टोबैको एंड मस्टर्ड एज अ क्रॉप, ठीक है, मतलब जो सॉइल थी वो रॉकी थी, प्लस वहाँ पर टोबैको और मस्टर्ड क्रॉप उगाया जाता था। अच्छा, यहाँ पर क्या था कि सेटल्ड एग्रीकल्चर था, वो क्या बोलते सेफ्टिंग कल्टीवेशन यूज़ करते थे पहाड़ी लोग, तो वो दूसरे एरिया पे जब जाते थे तो उनको एक दूसरा एरिया चाहिए पड़ता था, क्योंकि ये जला देते थे, पूरा स्लैश एंड बर्न कर देते थे, तो अब संथाल्स के पास दूसरा एरिया नहीं था, ठीक है ना, जहाँ पर वो जा सकें, क्योंकि इनको सेटल्ड एग्रीकल्चर ही करना था। ज़मींदार क्या करते थे, इनको हायर करते थे कल्टीवेशन के लिए, एंड ब्रिटिश ऑफिशियल्स इनवाइट देम, ठीक है। पहाड़ी रिफ्यूज़ टू कट फॉरेस्ट, और उन्होंने प्लग छूने से मना कर दिया था, मतलब उन्होंने कहा था कि हम हल भी नहीं छुएंगे और साथ ही साथ हम फॉरेस्ट को भी कट नहीं करेंगे, क्योंकि ये तो हमारा घर ही है एक तरीके से। तो ये है प्लग, अगर आपने नहीं देखा हो तो ये प्लग है, इसको हल बोला जाता है हिंदी भाषा में। बाय 1832 अ लार्ज एरिया ऑफ लैंड वाज डिमेटेड एज दामनिको, तो जो एरिया था जो संथाल जिसमें रहते थे उस एरिया को कहा जाता था दामनिको, ठीक है, और ये एरिया पूरा संथाल का था, यहाँ पे सब रहते वगैरह सब कुछ करते थे इसमें, तो ये अपना एरिया मानने लगे थे संथाल्स। लेकिन इससे क्या होता था, अच्छा खासा रेवेन्यू मिलता था कंपनी को, जो कल्टीवेशन होती थी वहाँ पर। साथ ही साथ इसमें डिक्लाइन भी हुआ संथाल्स का डिक्लाइन कैसे हुआ वो आपको बताता हूँ। पहले क्या हुआ कि जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन के ज़रिए जो फर्टिलिटी लाई जाती थी सॉइल में, तो वो दूसरे एरिया पे जाते थे कुछ साल के लिए रहने के लिए, ताकि जो सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो वापस आ जाए। लेकिन अब उनके पास एक ही लैंड था जहाँ पर वो रहते थे, खाते थे, पीते थे और उगाते थे फसल को, तो वो दूसरे एरिया पे जा नहीं सक रहे थे, पहाड़ीज उनको रिस्ट्रिक्ट कर रहे थे कि नहीं, अब जो हमारे एरिया हम कहाँ पर रहेंगे, तो इस वजह से उनको प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, और इसी के साथ साथ ये जो एग्रीकल्चर है वो डिक्लाइन करने लगा। तो इस वजह से इन पर एक वो इनके ऊपर एक हैवी बर्डन आ गया कि हम लोगों को जो ब्रिटिशर्स का रेवेन्यू भी पे करना है, और हमारी फसल भी नहीं हो रही है इतनी ज़्यादा। तो इन संथाल्स थे जो, तो उन्होंने क्या करा, मनी लेंडर्स से उधार लेना चालू कर दिया, तो और वो बहुत ज़्यादा डेप्ट में चला गया था, इस वजह से उनके क्रॉप्स उग भी नहीं रहे थे बिकॉज ऑफ लेस ऑफ फर्टिलिटी। उस वजह से जो स्टेट था, मतलब कि जो ब्रिटिशर्स थे, उन पर हैवी टैक्स लगा दिया। हैवी टैक्स लगाने की वजह से मनी लेंडर्स के पास इनको उधार लेने के लिए जाना पड़ा, और इस वजह से उनको डेप्ट का सामना करना पड़ा, और ये चुका नहीं पाए उस रेवेन्यू को। इस वजह से 1850s में क्या हुआ कि संथाल्स को लगा कि हमारा हक छीना जा, तो इस वजह से उन्होंने रेबेल करा अगेंस्ट ज़मींदार, मनी लेंडर्स और कॉलोनियल स्टेट्स के ख़िलाफ़, कि मतलब हमारी ज़मीन और हम ही नहीं रह पा रहे हैं। तो इस वजह से एक रिवोल्ट हुआ था, संथाल रिवोल्ट 1855 टू 56 में। संथाल उसके बाद संथाल परगना बन गया वो, ठीक है, और फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट ऑफ भागलपुर एंड भीरूम। तो इस वजह से ये आप देख सकते हैं संथाल्स का कैसे मतलब राइज़ हुआ, फिर उसके बाद डिक्लाइन हुआ। यह थी संथाल और पहाड़ियास की कहानी। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे संथाल वॉर हुई, जब रिबेल हुआ था संथाल का, तो ऐसे संथाल्स लोग लड़े थे वहाँ पर, और फिर उसके बाद उनको बंदी बना के जे ले जा रहे हैं जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स, वो आप देख सकते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे जो मेन टॉपिक है, जो 12th वालों के सिलेबस में भी है, प्लस जो आना भी, जो सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से भी रिलेटेड है, वो है आ रिवोल्ट इन कंट्री साइड द बॉम्बे डेक्कन, ठीक है। अब ये जो बात है वो बात की है, मतलब कि संथाल रिवोल्ट के बाद की बात है, मतलब 19वीं सेंचुरी में आ गए हम, वो 19वीं सेंचुरी के बाद की बात है ये। तो इसमें क्या हुआ कि पीजेंट्स थे जो, उन्होंने रिवोल्ट करा, मतलब ये जो पूरा चैप्टर है वो एक पीजेंट्स के ऊपर ही है, बेस्ड है, मतलब जो अंग्रेज़ लोग आए उन्होंने खेती करवाई और उससे रेवेन्यू कलेक्ट करा, तो रेवेन्यू कलेक्ट ना करने पर क्या क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई पीजेंट्स को, वो प्रॉब्लम्स के बारे में हम पढ़ेंगे।
पढ़ते हैं इस चैप्टर में, ठीक है ना। तो पहले तो ज़मींदार से ये कलेक्ट कर रहे थे, लेकिन अब इन्होंने इसमें क्या रेवेन्यू नया सिस्टम करा था उसको हम पढ़ेंगे। तो क्या हुआ, अकाउंट बुक्स आर बर्न। अब पूना में एक मतलब पूना डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर एक विलेज है, उसका नाम है सूपा। तो सूपा में क्या हुआ, अकाउंट बुक्स बंद करनी जाने लगी शॉपकीपर्स मनी लेंडर्स की। साहूकार थे जो वहाँ के, उन लोगों की जो अकाउंट बुक थी जिसको हम कहते हैं बही खाता, तो बही खाता बंद करने जा रहा था। ऑन 12 में 1875 रायोट फ्रॉम सराउंडिंग रूरल एरियाज गैदर्ड एंड अटैक द शॉपकीपर डिमांडिंग देयर बही खाता अकाउंट बुक एंड डेप्ट बॉन्ड्स। तो डेप्ट बॉन्ड्स से मतलब कि जितने भी उनके ज़मीन के कागजात थे जिन पर उन्होंने स्टैंप लगवाई हुई थी, और वो डेप्ट बॉन्ड्स वहाँ पर रखे हुए थे, उनकी उसने मांग की और उनकी शॉप्स को लूटेड कर लिया जो ग्रेन से भरी हुई थी, और खाता बुक्स जो थी उनको बंद कर दिया, मतलब कि जला दिया था। फ्रॉम पूना द रिवोल्ट स्प्रेड टू अहमदनगर, और ये रिवोल्ट पूरा अहमदनगर तक फैला हुआ था, ठीक है। आप देख सकते हैं पीजेंट रिवोल्ट है, तो मतलब इंडिया में सबसे ज़्यादा पीजेंट्स ही शुरुआत में पाए गए, क्योंकि इंडिया जो है वो कृषि प्रधान देश माना जाता है पहले से भी और अभी भी, तो इस वजह से हुआ। तो इस रिवोल्ट के बारे में पढ़ेंगे कि रिवोल्ट हुआ कैसे था, ये इतना ज़्यादा रिवोल्ट मतलब इतना डेप्ट कैसे बढ़ गया था पीजेंट्स के बारे में, कि मतलब 30 विलेजेस तक इन्होंने अफेक्ट कर दिए थे। ब्रिटिश ऑफिशियल्स को इनकी वजह से एक कमीशन भी बनानी पड़ी थी, और प्लस एक कुछ नए सिस्टम्स और लॉज भी लाए थे ब्रिटिशर्स, ठीक है ना। तो और इसकी वजह से ब्रिटिशर्स ने सोचा कि अब ये मतलब 1857 का हमें वो दिखा रहा है, रिवोल्ट दिखा रहा है इधर से, तो मतलब ब्रिटिशर ने सोचा कि यहाँ से शुरू हो गया अब जी, और इस वजह से उन्होंने पुलिस पोस्ट उन्होंने लागू कर दी कि मतलब अब पुलिस को भी नियुक्त करा जाए, जिसकी वजह से ये रिवोल्ट है जो वो रोका जा सके। इसकी वजह से 951 पीपल्स वर अरेस्टेड दैट टाइम, ठीक है। अ न्यू रेवेन्यू सिस्टम, अब इस वजह से जब ये सारी चीज़ें हुई तो इन्होंने न्यू रेवेन्यू सिस्टम बनाया। अब न्यू रेवेन्यू सिस्टम क्या था, एज ब्रिटिशर्स रूल एक्सपेंडेड फ्रॉम बंगाल टू अदर पार्ट ऑफ इंडिया न्यू सिस्टम ऑफ रेवेन्यू वर इम्पोज। जब हम बंगाल वाला पढ़ रहे थे रेवेन्यू सिस्टम, उसमें परमानेंट सेटलमेंट था, तो उसमें क्या था कि आपको फिक्स्ड रेवेन्यू था जो ज़मींदार्स को पे करना पड़ता था। अब यहाँ पर जो सेटलमेंट बना रहे थे ये क्या था, ये परमानेंट नहीं था, ये टेम्परेरी सेटलमेंट था। अब इसका जन्म कैसे हुआ आपको बताते हैं। क्या हुआ, जब एग्रीकल्चर के जो प्राइस थे वो रोज़ कर गए थे, और जो हार्वेस्ट प्रोड्यूस था वो इंक्रीज़ हो रहा, उसकी वैल्यू क्या हो रही थी, इंक्रीज़ हो रही थी। उस वजह से जो ज़मींदार थे उनकी इनकम भी बढ़ रही थी, तो इस वजह से उन्होंने सोचा कि अब हमें रेवेन्यू कलेक्ट करना चाहिए, ब्रिटिशर्स ने सोचा। तो डेविड रिचार्डो थे एक फेमस इकोनॉमिस्ट उस टाइम के इंग्लैंड में, 1820s की बात है ये। तो उनका जो एक विचारधारा थी, या फिर आप कह सकें कि उनकी एक थ्योरी थी, जिसमें उन्होंने कहा था अकॉर्डिंग टू रिचार्ड आइडियाज़ अ लैंड ओनर शुड क्लेम ओनली टू द एवरेज रेंट दैट प्रिवेल्ड एट अ गिवन टाइम। मतलब कि जो फिक्स्ड रेवेन्यू है उनको वो नहीं, प्लस जो उनमें जो रेंट जो मिल रहा है वो उसका एवरेज होना चाहिए। मतलब कि आप फिक्स्ड रेवेन्यू नहीं देंगे, अब आप देंगे टेम्परेरी, मतलब कि आपको एवरेज देना है आप सिर्फ। तो थ्योरी की वजह से उन्होंने बहुत कन्वर्ट करा, इस वजह से जो हिस्ट्री थी बंगाल की वो वहाँ से हम हटकर अब एक न्यू सिस्टम में आया जिसका नाम था रायोतवारी सिस्टम, ठीक है, जिसका नाम था क्या, रायोतवारी सिस्टम। ये लागू करा गया बॉम्बे डेक्कन में। द रेवेन्यू वॉज डायरेक्टली सेटल्ड विद द रायो, मतलब कि अब क्या था, ज़मींदार से पहले आप रेवेन्यू वसूल रहे थे, अब आप किससे वसूलने जाओगे, डायरेक्टली रायोत से, मतलब डायरेक्टली आप पीजेंट्स के पास जाओगे कि अपना रेवेन्यू कलेक्ट करो। लेकिन उसमें भी एक शर्त थी कि आपको एवरेज इनकम जो आएगी आपकी सॉइल से, अलग अलग सॉइल से, मतलब कि जहाँ पे ड्राई रीजन है वहाँ पे कम, और जहाँ पे वेट रीजन है वहाँ पे ज़्यादा, जहाँ पे अच्छी फसल उग रही है वहाँ पे ज़्यादा रेवेन्यू पे करना पड़ता था, लेकिन एक एवरेज इनकम से। तो इस वजह से क्या हुआ कि उन्होंने 30 ईयर्स तक, और जो रेवेन्यू डिमांड थी यहाँ पर वो परमानेंट नहीं रही, ठीक है। इसका एक रीज़न भी रहा कि जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स थे वो डिक्लाइन करने लगे। रेवेन्यू डिमांड एंड द पीजेंट डेबिट, अब रेवेन्यू जो डिमांड थी वो कैसे, और साथ ही साथ पीजेंट्स की जो डेब्ट कैसे बढ़ गया।
क्या हुआ कि बॉम्बे डेक्कन वाज मेड इन द 1820s, मतलब जो रायतवारी सिस्टम आया उसके बाद क्या हुआ कि उसके कुछ साल बाद रेन फेल्ड होने लगी, मतलब कि बारिश नहीं हुई, सूखा पड़ गया। उस वजह से जो रेवेन्यू था, जो पीजेंट्स को पे करना था, वो उनका क्या रह गया, डेब्ट में रह गया और अनपेड रह गया रेवेन्यू। उस वजह से व्हेन समवन फेल टू पे हिज क्रॉप वर सीज्ड एंड फाइन वाज इम्पोज्ड ऑन होल विलेज। ठीक है, मतलब कि जिसका जो मतलब रेवेन्यू नहीं पे कर पाता था तो उसका क्या होता था, क्रॉप को सीज कर लिया जाता था, प्लस जो विलेज था उसके पूरे पे फाइन चला जाता था। उससे प्रॉब्लम क्रिएट हुई पीजेंट्स के ऊपर, तो पीजेंट्स की इनकम डिक्लाइन हुई और वो रेवेन्यू पे नहीं कर पाए। तो 1/3 कैटल वॉज ऑफ द डेकन वॉज किल्ड एंड हाफ ऑफ द ह्यूमन पॉपुलेशन वॉज डाइड, मतलब कि वहाँ के जो जितने भी मवेशी थे वो मर गए थे, जो 1/3 मवेशी थे, और साथ ही साथ जो वहाँ का ह्यूमन पॉपुलेशन थी वो डाई करने लगी थी। तो प्रॉब्लम ऑफ डेप्ट कैसे आई, मतलब कर्जा कैसे लिया पीजेंट्स ने, उन्होंने मनी लेंडर से बोरो करना चालू कर दिया। तो मनी लेंडर क्या करते थे, प्रिंसिपल से ज़्यादा, जितना प्रिंसिपल होता था, प्रिंसिपल अमाउंट, आपने सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ा ही होगा, तो प्रिंसिपल अमाउंट जितना होता था उससे ज़्यादा उसका इंटरेस्ट होता था, और ऐसा होता नहीं है वास्तव में। तो ऐसा साहूकार लोग करते थे, मनी लेंडर्स। तो इस वजह से उन लोगों को ज़्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ता था, इसलिए उनका डेप्ट चलता है, और इस वजह से इकोनॉमिक रिकवरी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आई, और जो एग्रीकल्चर प्राइस थे वो स्टेडली रिकवर्ड हुए, मतलब धीरे धीरे। देन केम द कॉटन बूम। अब कॉटन बूम क्या है, बिफोर 1860s 3/4 ऑफ द रॉ कॉटन इम्पोर्ट इनटू ब्रिटेन फ्रॉम द अमेरिका से कॉटन लाया जाता था। लेकिन क्या हुआ, कॉटन सब 1857 में कॉटन सप्लाई एसोसिएशन वॉज फाउंड इन ब्रिटेन। 1857 में कॉटन सप्लाई एसोसिएशन फाउंड करी, तो 1857 में मैनचेस्टर है, ठीक है, वहाँ कॉटन कंपनी सेटअप हुई। लेकिन क्या हुआ, वहाँ पर अमेरिकन सिविल वॉर हो गई, है ना। तो इंडिया में ब्रिटिशर्स ने देखा कि यहाँ का जो वातावरण है और जो सॉइल है, मतलब ब्लैक सॉइल पाई जाती है इंडिया में, जो डेक्कन एरिया है आपका, वहाँ पर ब्लैक सॉइल और क्लाइमेट जो है वो फेवरेबल है और कॉटन कल्टीवेशन के लिए अच्छा है, और वहाँ पर आपको चीप लेबर मिल सकते हैं। तो ब्रिटिशर्स ने एक चीज़ देखी, 1861 में अमेरिकन सिविल वॉर हुई, जिसकी वजह से ब्रिटेन में बहुत ज़्यादा पैनिक हुई। तो उन्होंने सोचा कि यहाँ पर अब हम कॉटन के बागान, मतलब खेत खोल सकते हैं, यहाँ पर अब कपास की खेती की जाए। तो कपास की खेती जब इन्होंने की, तो जो साहूकार थे बड़े बड़े, तो उन लोगों को ऐसा लगा कि अब हमारे अच्छे दिन आने वाले हैं, अब हम ज़्यादा पैसा कमाएंगे, ठीक है। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, उस टाइम पे जो उन्होंने ₹100 एडवांस दे दिए थे एवरी एकड़ प्लांटेड विथ कॉटन। लेकिन आपको पता है कि वाइल द अमेरिकन क्राइसिस कंटिन्यूड कॉटन प्रोडक्शन इन द बॉम्बे डेक्कन एक्सपेंडेड, मतलब यहाँ पर कॉटन एक्सपेंड होने लगा था, ऐसी बात नहीं है, अच्छा खासा यहाँ पर खेती हुई। तो 1862 में ओवर 90% कॉटन इम्पोर्ट इनटू ब्रिटेन वर कमिंग फ्रॉम इंडिया, मतलब इंडिया से ब्रिटेन लाया जाता था कॉटन कम से कम 90%, और जो रिच पीजेंट्स थे उन्होंने ज़्यादा इसमें गेन करा था। लार्ज मेजॉरिटी कॉटन एक्सपेंशन मेंट हैवियर डेप्ट, और इस वजह से ज़्यादा से ज़्यादा डेप्ट हुआ, क्योंकि आपको पता है अगर बारिश नहीं होगी तो मतलब जो सॉइल है वो इनफर्टाइल रह जाएगी, फर्टिलिटी इतनी गेन नहीं करेगी सॉइल, तो इस वजह से उन लोगों को कर्जा लेना पड़ता था। अगली चीज़ क्या हुआ, क्रेडिट राइज अप। अब साहूकारों ने जितना पैसा लिया था खेत उगाने के लिए और पीजेंट्स को दिया था, तो वो क्या हुआ, अब क्रेडिट क्या हुआ, ड्राई अप होने लगा, मतलब कि जो उनका जो जितना भी कर्जा था वो ख़त्म होने लगा, मतलब एडवांस में जो पैसा दिया था। कैसे हुआ, अमेरिकन सिविल वॉर ख़त्म हो गई, वहाँ पर सब कुछ ठीक हो गया ब्रिटेन में। अब साहूकारों के ऊपर मतलब बोझा आ गया एक तरीके से, जो उनका लॉन्ग टर्म क्रेडिट था वो ख़त्म होने लगा, जो उन्हें ब्रिटिशर से मिल रहा था। इसकी वजह से क्या हुआ, रेवेन्यू डिमांड इंक्रीज़ हो गई इंडिया में। ऑब्वियस सी बात है, जब आपका जो मतलब यहाँ पर आपकी इकोनॉमी डाउन होगी तो रेवेन्यू डिमांड इंक्रीज़ कर देंगे ब्रिटिशर्स लोग, यही उनका एक इंस्ट्रूमेंट था जिससे वो मेज़र करते थे, ठीक है। इस वजह से क्या हुआ, न्यू सेटलमेंट लागू हुआ, जिसके बारे में हमने आपको बताया, रायतवारी सिस्टम, ठीक है। The experience of injustice, the refusal of money lenders to extend loan and last to the riot।
अब क्या हुआ, मनी लेंडर्स ने जो लोन दिया था रायोट्स को, जो क्या बोलते किसानों को, तो वो क्या हुआ, वो बढ़ने लगा। तो मनी लेंडर चाहते थे कि वो हमारा लोन वापस कर दें, तो इस वजह से कॉलोनियल रूल ने उसको मतलब देखा, ठीक है, कि मनी लेंडर्स से जो लिया जा रहा है उसके ऊपर मतलब एक एक नॉर्म्स देखे उन्होंने कि किस नॉर्म्स पर ये दे रहे हैं। तो नॉर्म्स देखे तो उसमें देखा कि जो प्रिंसिपल था वो नहीं, जो इंटरेस्ट जिस पे दे रहे थे वो पैसा, वो प्रिंसिपल से भी ज़्यादा था। एक चीज़ तो ये, अंडर कॉलोनियल रूल दिस नॉर्म ब्रोक डाउन। और जब ये ब्रिटिशर्स को पता चला कि ये प्रिंसिपल से भी ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहा है, तो ये इनका जो फॉर्मूला था वो डाउन हो गया ब्रिटिशर्स के चलते, क्योंकि ब्रिटिशर्स के आगे किसी की चलती नहीं थी। इस वजह से जो रायोट्स थे उन्होंने कंप्लेन करी कि हमारे साथ इनजस्टिस हो रहा है, वायलेशन हो रहा है हमारे साथ, और उन्होंने वायलेशन करा, सॉरी। और इस वजह से 1859 में ब्रिटिशर्स ने लिमिटेशन लॉ पास करा, जिसमें that stated that loan bonds signed between money lenders and riots would have validate for only 3 years। और जो भी बॉन्ड्स जो साइन करेंगे मनी लेंडर्स और रायोट्स, वो सिर्फ वैलिड होंगे के लिए। एक लिमिटेशन लॉ उन्होंने पास कर दिया। डीड्स एंड बॉन्ड्स अपीयर्ड एज सिंबल ऑफ द न्यू ऑपरेटिव सिस्टम। और जो डीड्स और बॉन्ड्स थे वो इस सिस्टम के न्यू सिंबल जाहिर करे गए, ठीक है ना। ओवर टाइम peasants came to associate the mystery of their life with a new realm of bonds and deeds। अब वो मतलब एक नई लाइफ शुरू कर रहे थे अपने बॉन्ड्स और डीड्स के साथ। they were made to sign and put thumb impression on documents but they did not know what they were actually signing। जो उनके साथ पहला था मतलब कि बॉन्ड्स जो साइन करे जा रहे थे और जो थंब इम्प्रेशन लगाए जा रहे थे, उन लोगों को पता नहीं था कि ये किस बॉन्ड पर, किस डीड पर ये साइन करा रहे हैं हमसे। और वो उस पर साइन करना पड़ता था, क्योंकि आपको पता है कि आपको लोन उसके बिना मिलेगा नहीं। आज भी अगर आप बैंक में अगर आप लोन लेने जाएं तो आपसे एक डीड पर एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है, जिसमें आप किसी भी जो भी आपके पास पहले से लैंड है उसको आपको डीड पर रखना पड़ता है, बॉन्ड रखना पड़ता है उसका, उसके बाद ही आपको वो बैंक लोन देता है। द डेक्कन रायोट कमीशन, ठीक है, ये इस चैप्टर का एंड है। मतलब डेक्कन रायोट कमीशन उसमें बनाई गई ब्रिटिशर्स द्वारा, जिसमें वो क्या करती थी, जो भी रायोट्स को जो प्रॉब्लम हुई पहले रेवेन्यू से रिलेटेड, वो प्रॉब्लम नहीं हो पाई, ठीक है। उन्होंने इंक्वायरी बिठाई, कमीशन बनाई है डेक्कन, प्रेशर द गवर्नमेंट ऑफ बॉम्बे टू सेट अप कमीशन ऑफ इंक्वायरी टू इन्वेस्टिगेट इनटू द केस ऑफ रायोट, ठीक है। जितने भी रायोट के केस थे उससे रिलेटेड डेक्कन रायोट कमीशन बनाई। द कमीशन प्रोड्यूस अ रिपोर्ट दैट वाज प्रेजेंटेड टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट इन 1878, ठीक है। ब्रिटिश पार्लियामेंट के पास ये रिपोर्ट जाती थी, इसमें डेक्कन के बारे में, डेक्कन रायोट्स रिपोर्ट इसको बोला जाता था, ठीक है। तो ये था हमारे चैप्टर। और अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ भी डाउट हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। साथ ही साथ मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ पर भी आप वहाँ पर क्वेश्चन पूछ सकते हैं और आपको वहाँ से भी PDF नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है ना। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और शेयर, लाइक एंड कमेंट, ठीक है। आपको पता ही है आपको क्या करना है। तो मिलते हैं अगले टॉपिक पे, तब तक के लिए बाय।